जो किया था वादा वो निभाने आ गया हूं, हिंदी में 20 में से 20 पूरे लेके आ गया हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर की। हिंदी में भाग 1 खंड अ। इस खंड अ के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं, आज हम उन पे बात करने वाले हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, आपको कैसे पढ़ना है ये भी बताने वाला हूं। तो आपके ये जो 20 मार्क्स है ये पूरे आपकी जेब में चले जाएंगे। ये पूरे के पूरे 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी को पढ़ना कैसे है, हिंदी को याद करना है या कैसे पढ़ना है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि खंड अ में 20 में से 20 मार्क्स कैसे लाने हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है आपके 20 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स तक का। तो मैं ऐसी उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि ये वीडियो जो है 20 मिनट तक चलेगा। तो आप कम से कम 20 मिनट तक तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी जाके आपको ये फायदा पहुंच सकता है। आज हम बात करने वाले खंड अ की। तो देखिए खंड अ में जो है 3 प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछेगा। पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो एमसीक्यू पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जिसको कहते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है 2 से लेकर 8 तक, प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक जो है वो एक वाक्य पूछेगा। और प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 11 ये 3 प्रश्न जो है रिक्त स्थान पूछेगा। ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा बारीकी से थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू में आपसे क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले पूछेगा समास, जो कि 4 मार्क्स का है। उसके बाद 2 मार्क्स का पूछेगा वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द, मतलब कि वहां पे 4 शब्द दिए रहेंगे, उसमें से जो सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से जो सही शब्द है उसको चुनना होगा। ये आपको पूछेगा 2 मार्क्स का। इसके बाद 2 मार्क्स का पूछेगा अशुद्ध शब्द, मतलब आपको 4 शब्द दिए रहेंगे, उसमें से 3 शब्द जो है सही होंगे और 1 शब्द जो है वो अशुद्ध गलत होगा, वही आपको एक अशुद्ध शब्द निकालना होगा। तो इस प्रकार के आपको 2 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कवि व कविता के विषय में जो है 2 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे कि भाई इस कविता के कवि कौन है या इस कविता में किसने क्या कहा। इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, हम आगे देखने वाले हैं, है कि नहीं। अभी देखिए प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो एक वाक्य पूछेगा, जो कि 7 मार्क्स का है, मतलब 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो सूरदास और कबीर की जो आपके पाठ है वहां से पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 जो है वो कविता और पाठ से पूछे जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा। किसका अर्थ? मुहावरे जो होता है ना, मुहावरे, उसका अर्थ पूछा जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो लोकोक्ति का अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है। हालांकि ये जो सीक्वेंस है पूरा, ये जो मैंने ये जो सीक्वेंस बनाया है, ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 जो है वो रिक्त स्थान पूछेगा, खाली जगह पूछेगा, जो कि आपको लगभग पाठ में से ही पूछेगा। कभी कभी आपको कविता में से पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको पाठ में से ही पूछेगा। ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि समास देख लेते हैं। क्यों भाई? समास 4 मार्क्स का है और ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट है समास, तो हम सबसे पहले समास देख लेते हैं। देखिए समास की परिभाषा क्या होती है। तो जब हम कोई 2 शब्द मिला के एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि वन के वासी, क्या? वन के वासी, तो क्या हो गया? वनवासी हो गया। वन के वासी, ये 2 शब्द को मिला के हमने क्या बनाया? वनवासी बनाया। तो जो ये बनाने की प्रक्रिया थी, वन के वासी से वनवासी बनाया, ये जो बनाने की प्रक्रिया थी इसी को हम समास कहते हैं। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है, उस शब्द के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा है अविभाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वित्व समास और 5वां है द्विगु समास और 6ठा है बहुव्रीहि समास। ठीक है। हालांकि जो ये समास, जो 6 प्रकार के समास है, इस 6 प्रकार के समास में जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास में भी 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार। हालांकि हम इन
सभी जो तत्पुरुष समास के जो 6 प्रकार है, अभी हम इन 6 प्रकारों को पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा। लेकिन हम फिर भी जो 10वां वीडियो आएगा इस हिंदी के सीरीज का, उसमें हम ये सभी समास जो है देख लेंगे डीप में जाके, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम उतना ही देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछने वाला है। तो देखिए तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास क्या होता है? तो जब कोई शब्द होता है, उस शब्द को अगर हम तोड़ दे और तोड़ने के बाद में, मतलब कोई शब्द है, उस शब्द को अगर हम तोड़ दे, उस शब्द का अगर हम विग्रह कर दे, विग्रह करने के बाद अगर उसमें का, की, को, के, मैं, पर, से, उन शब्दों के बीच में ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे कि वनवास, तो वनवास में देखिए वन में वास, देखिए मैं आया कि नहीं आया यहाँ पे, है कि नहीं, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, नेत्र मतलब अंधा होता है, ठीक है ना, तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे से आया, से भी है कि नहीं है यहाँ पे, तो हाँ यही कहना चाहता था कि जिनके बीच में मे, से, का, की, को, जैसे कि अभी जस्ट हमने देखा वनवासी, ठीक है ना, वनवासी मतलब वन का वासी, ठीक है ना, वन का वासी, तो उसके बीच में का आया, इसका मतलब क्या है? ये तत्पुरुष समास है। अभी हम देख लेते हैं अभिभाव समास। अभिभाव समास में क्या होता है कि जो प्रारंभ में आ जाता है उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है? देखिए इंग्लिश में होता है ना कि जैसे कि ऑर्डर, डिसऑर्डर, इस प्रकार से इंग्लिश में होता है ना, वैसे ही हिंदी में भी होता है। दिन, प्रतिदिन, शक्ति, यथाशक्ति, मतलब कि जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के आगे कोई ऐसा शब्द जुड़ जाए जिससे उस मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यथा, प्रति, नीर, आ, अन, भग, ये जो शब्द है, जैसे कि यथा, प्रति, नीर, आ, अन, भग, ये जो शब्द है, ये किसी शब्द के आगे जुड़ जाए तो उस शब्द को क्या कहेंगे? अविभाव समास कहेंगे। जैसे कि देखिए शक्ति के आगे क्या लगा? यथा लगा, तो यथाशक्ति हो गया, मतलब ये क्या हो गया? अविभाव समास हो गया। दिन के आगे क्या लगा? प्रति लगा, मतलब प्रतिदिन हो गया, ये कौन सा समास हो गया? अविभाव समास हो गया। इसके बाद जैसे कि पेट, पेट के आगे क्या लगा? भव लगा, देखिए तो भवपेट हो गया, कौन सा हो गया? अविभाव समास हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो अविभाव समास बनते हैं। इसके अलावा एक और अविभाव समास होता है, देखिए जैसे कि दिन दिन, ये क्या है? दिन दिन, इसमें एक शब्द जो है 2 बार रिपीट हुआ, दिन दिन। एक तो होता है दिन रात, लेकिन यहां पे क्या है? दिन दिन। तो जब एक शब्द 2 बार रिपीट हो जाता है तो उसे भी हम अविभाव समास कहते हैं। जैसे पानी पानी, है कि नहीं, तो ये भी अविभाव समास हो गया। रात रात, ये भी क्या हो गया? अविभाव समास हो गया। हाँ, अगर दिन रात है, खाना पानी है, तो वो अलग है, वो हम आगे देखने वाले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास क्या होता है? जो कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है, पहला अक्षर होता है, पहला शब्द होता है, वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। उदाहरण देखिए, मृग नयन, मृग नयन मतलब हिरण, नयन मतलब आंख, तो मृग के समान नयन, तो जो मृग है, मृग क्या है? ये पहला पद है, और ये दूसरे पद क्या बता रहा है? विशेषता। दूसरा पद क्या है? नयन है। तो पहला पद क्या बता रहा है? दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो मृग के समान नयन, हम किसी को कहते हैं अरे आपके तो मृग नयनी है, मतलब आपकी तो जो आंखें है वो हिरणी जैसी है कि नहीं। दूसरा शब्द देखिए नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर, मतलब आसमान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब पहला शब्द जो है वो पहला शब्द दूसरे शब्द की अगर विशेषता बताता हो तो क्या हो जाएगा? वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है ये कर्मधारय समास बनता है। देखिए सबसे सिंपल है द्विंद समास। कौन सा? द्विंद समास सबसे सिंपल है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा उपाय है कि जिस शब्द के बीच में योजक का चिन्ह लगा हो, योजक मतलब ऐसा लाइन खींचा, देखिए लाइन खींचा, इस प्रकार से बीच में अगर लाइन खींचा हो तो वो होता है योजक का चिन्ह। तो देखिए जैसे कि लेन देन, लेन और देन, देखिए दोनों अलग शब्द है, हाँ लेन देन दोनों अलग शब्द है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है? एक योजक का चिन्ह, लाइन लगी हुई है, लाइन खींची हुई है ये, तो ये कौन सा हो गया? द्विविध समास, ठीक है ना। तो लेन देन, लेन और देन, दाल बाटी, तो दाल और बाटी, दिन रात, द्विविध समास, दिन और रात, खाना पानी, खाना और पानी, द्विविध समास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिन दिन बताया था, यहाँ पे तो यहाँ पे दिन दिन था, यहाँ पे एक शब्द 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे योजक का जब चिन्ह आएगा तो जो है वो अलग अलग शब्द में आएगा, मतलब कि पहला शब्द अलग आएगा, दूसरा शब्द अलग आएगा, ठीक है ना। ये हो गया द्विविध समास। इसके बाद देखिए द्विगु समास। द्विगु समास मतलब क्या? कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्या होता है। संख्या मतलब देखिए
जो भी शब्द होगा उस शब्द के आगे ऐसी कोई संख्या लगी होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये तो द्विगु समास है। जैसे पंचवटी, पंचवटी मतलब कि पंचवटी के आगे देखिए पंच है, पंच मतलब 5 होता है, तो पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह या 5 जंगलों का समूह। वटी मतलब जंगल हो सकता है, या फिर वटी जो है पेड़ भी जिसको कहते हैं। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह या 4 रस्तों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास और द्वंद्व समास सबसे आसान है। द्वंद्व समास के आगे बीच में क्या होता है, ये योजक का चिन्ह होता है, ऐसा लाइन खींची हुई होती है, और द्विगु के आगे कोई संख्या होती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब अन्य पदार्थ या व्यक्ति को प्रधानता दी जाती हो, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानता दी जाती हो या किसी अन्य पदार्थ को प्रधानता दी जाती हो, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि प्रधानमंत्री, तो क्या मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री मतलब जितने मंत्री है उनका प्रधान क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, है कि नहीं। दशानंद, 10 है जिसके नन में या 10 है जिसके सिर वह, कौन, रावण है। लंबोदर, लंबा है जिसका दर वह, कौन, गणेश जी हो गया। देखिए बहुव्रीहि समास पहचानने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि बहुव्रीहि समास में अधिकतर जो है भगवान के नाम आते हैं, जैसे कि गजानंद आ गया, है कि नहीं, कमलमुख आ गया, इसके बाद और भी जो है भगवान के जो अधिकतर शब्द आते हैं, तो वो जब भगवान के शब्द आते हैं वो बहुव्रीहि समास ही अधिकतर होते हैं, ठीक है ना। या फिर जो अन्य शब्द है, जो अन्य पदार्थ है, जो अन्य व्यक्ति है, उसको प्रधानता मिली हो, है कि नहीं। तो यहां पे मंत्री, देखिए प्रधानमंत्री में क्या है कि जो मंत्री है उसको प्रधानता मिली है, तो इसलिए प्रधानमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री मतलब मंत्रियों में मुख्य, है कि नहीं, तो किसको, उस एक व्यक्ति को प्रधानता मिली है ना, इसलिए जाके वो मुख्यमंत्री बना। समझे आप कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। अभी यहां पे मैंने कुछ आईएमपी दिए हुए, ये आईएमपी जो है मैंने पिछले साल के पेपर से 2017, 18, 19, 20 के पेपर से निकाले, कुछ शब्द निकाले हैं, ये कुछ समास निकाले हैं, वहां से मैंने ये निकाले, तो वहां से आप देख सकते हो। देखिए इसमें क्या है, मृग नयनी मतलब क्या, मृग के समान नयन। बेखबर, देखिए मृग नयनी में कौन सा शब्द है, यहाँ पे ये कौन सा है, ये सीधे तत्पुरुष समास बताता है। बेखबर अविभाव समास बताता है। घनश्याम, घन के समान, घनश्याम, घनश्याम कौन सा समास है। दिन दिन, देखिए मैंने यहाँ पे है। सप्तऋषि, नीलांबर, चटकोण, बैलगाड़ी, दोपहर, गरु दक्षिणा, नवरत्न, राजमार्ग का विग्रह, मतलब राजमार्ग का विग्रह करना है आपको यहाँ पे। यथासंभव, त्रिभुवन, गजानन, कमलमुख, ये मैंने यहाँ पे कुछ शब्द बताए हैं, आप इन शब्दों को खुद से सॉल्व कीजिए। हालांकि मैंने 1-2 बताया है, लेकिन अगर आपको इसके बीच में डाउट होता है इन शब्दों के बीच में, तो आप मुझे जो है सीधा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि भाई देखो आपको ये गलती कर रहे हो, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। ये जो समास है, इन समासों को जो है डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि भाई ये शब्द है, इस शब्द को विग्रह करो, या फिर जो समास है बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत सारे शब्द दिए हुए, इसमें से पहचानो कि तत्पुरुष समास कौन सा है कि नहीं। 4 शब्द, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे लिखा है कि ये नीचे जो 4 शब्द दिए हुए, इन 4 शब्दों में से जो है आप अविभाव समास को पहचानो, तो आपको अविभाव समास को पहचान के लिखना है कि नहीं। तो यही आपको एमसीक्यू में करना है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, देखिए समास देख लिया, अभी हम देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द और अशुद्ध शब्द, ये दोनों साथ में हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या हो सकते हैं, है कि नहीं, और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या हो सकते हैं। पहला शब्द क्या है, देखिए अतिथि, प्रदर्शनी, गोपिनी, कनिष्ठ, इसमें क्या है, इसको शुद्ध शब्द निकालना है, शुद्ध शब्द जो है ढूंढ के निकालना है वर्तनी की दृष्टि से। तो प्रदर्शनी ऐसी लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। गोपिनी ऐसा होता है क्या, नहीं होता। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ होता है, ठीक है ना। तो इसमें सही शब्द कौन सा, अतिथि है। उज्ज्वल, देखिए क्या उज्ज्वल है। समर्थ, समर्थ ऐसा लिखते नहीं लिखते। अनाधिका होता है, नहीं होता। अनुग्रह ऐसा होता है, नहीं होता। देखिए हिंदी की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि जैसा शब्द लिखा है आप उसको वैसा पढ़ दीजिए, तो आपको जो है सही गलत शब्द आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये शब्द पहचानने का तरीका ये भी है कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले जो लगे ना कि यार ये शब्द सही है, बाकी तो सही नहीं है, मतलब सबसे पहले जो लगा कि हाँ ये शब्द सही हो सकता है, अगर आपको न आए तो आपने जैसे ही पूरा वाक्य पढ़ा उस वाक्य में आपको लगा कि अरे हाँ ये शब्द सही हो सकता है, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको नहीं आ रहा है,
तो बिना कुछ देखे आपको जो सबसे पहले जो शब्द लगा था आप उसी को ही टिक मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब हमारा दिमाग जो है उसमें कुछ ना कुछ पहले से फीड रहता है, जो हमारा जो अवचेतन मन, उस अवचेतन मन जो है स्टार्टिंग में बता देता है कि देखो भाई तुमने ये पहले पढ़ा हुआ है, तुम्हें अभी ये सही लग रहा है, तुम इसको सही कर दो। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको आ नहीं रहा है तब तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो सबसे पहले लगा कि हाँ ये सही हो सकता है तो उसी को सही करके आ जाइए। लगभग 90% ये चांस रहता है कि आपका वो शब्द सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तीसरा शब्द है कवियत्री, ये सही है, या कवियत्री ये सही है, कवयित्री ये सही है, कवयित्री ये सही है। कौन सा सही है? तो सीधी सी बात है पहला वाला सही है। उपलक्ष्य या उपलक्ष, तिथि, आशीर्वाद कौन सा सही है? तो उपलक्ष सही है। सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार कौन सा सही है? तो ये वाला सही है कि नहीं? देखिए श्रृंगार में है ना ये दो मात्राएं आती है एक साथ। श्रृंगार में आप हमेशा याद रखिएगा, श्रृंगार में ये भी आती है और ऐसा भी आता है, दोनों आता है तब जाके बनता है श्रृंगार, ठीक है ना। इसके बाद आकर्षक, आकर्षक, ठीक है आकर्षक है ये, क्या ये आकर्षक है, ये क्या है आकर्षक है, और ये क्या आकर्षक है, और ये क्या है आकर्षक है। तो सही शब्द कौन सा है? ये वाला सही शब्द है, ये आकर्षक ये वाला सही शब्द है। माधुर्य, उत्कर्ष, शुद्धि और हिंदू, सही है, हिंदू सही लग रहा है कि तो हिंदू ही सही है। इसमें आपको पहचानने की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्या अशुद्ध शब्द है कि नहीं? तो आप इसमें देख सकते हो कि निचासव सही लिखा है, अंतर्यामी सही लिखा है, अविनाशी सही लिखा है, तो समदर्शी जो है गलत लिखा है। समदर्शी में जो है ये वाला सी आता है, ठीक है ना, ऐसा आता है, ठीक है। इसके बाद बीमार, तिथि, सांप तीनों सही लिखे हैं। अष्टवक्र जो है गलत लिखा है, वो क्या होता है अष्टावक्र होता है, ठीक है ना। अष्टावक्र, अष्टावक्र एक ऋषि का नाम था। अब भास्कर सही लिखा है, वरिष्ठ सही लिखा है, अनुच्छेद सही लिखा है, पूज्य गलत लिखा है। पूज्य में जो है ये बड़े ऊ की मात्रा आती है। अनुग्रहित सही लिखा है, सौजन्य सही लिखा है, व्यवहारिक सही लिखा है, लेकिन जो है गत्यावरोध गलत लिखा है, ठीक है ना। चतुर्भुज सही लिखा है, जो चतुर्भुज है वो गलत लिखा है। प्रत्यक्ष सही लिखा है, निष्पक्ष सही लिखा है, कृतहन सही लिखा है। सृष्टि सही लिखा है, श्रेष्ठ सही लिखा है, आगामी सही लिखा है। दुख जो है गलत लिखा है, क्योंकि दुख के बीच में यहाँ पे जो है पॉइंट आते हैं दो, पता होगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो दुख गलत लिखा था। तो इसी प्रकार से आपको जो है ये 4 मार्क्स का पूछेगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक नहीं बता सकता कि ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। आपको खुद का अपने दिमाग का उपयोग करना है। आपको जो सबसे पहले लगे कि हाँ ये शब्द सही हो सकता है, उसको आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये भी हो गया। अभी देखिए कवि व कविता के विषय में आपसे प्रश्न पूछेगा, वो मैंने जो है आपको इसमें बता दिए। देखिए कवि व कविता के विषय में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि ये जो प्रश्न है ये मैंने जो है पिछले साल के पेपर से निकाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी निकाले हैं। तो कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी जो उन्होंने लिखा उस पर प्राप्त हुआ। दूत मिल्या इक भोग, गोपियों ने दूत किसे कहा है? तो उद्धव को दूत कहा है। कवि ने ईश्वर को क्या कहा है? अनादि कहा है। झांसी की वाणी शीर्षक काव्य ग्रंथ से ली गई है, तो त्रिधारा, जो झांसी की वाणी कविता है वो त्रिधारा ग्रंथ से, त्रिधारा काव्य ग्रंथ से लिया गया है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो कृष्ण के। देखिए सूरदास जो है कृष्ण के भक्त थे, तुलसीदास जी थे वो वाम के भक्त थे, और कबीर थे वो वाम के भक्त थे लेकिन निर्गुणवादी, मतलब वो मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते भगवान है लेकिन दिखता है, वो ऐसा नहीं मानते थे, ठीक है ना। प्रभो कविता में कवि ने ईश्वर को क्या बताया है? चंद्रमा बताया है। अंशु माली का क्या होता है? तो अंशु अर्थात किरण होता है, और उनका माली अर्थात सूर्य। कवि का माली, उनका मतलब कवि का माली, ठीक है ना। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध किस कोटि से है? तो विनोदात्मक कोटि से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये कवि व कविता के विषय में देख लिया। हालांकि यहाँ पे पाठ के विषय में भी मैंने 2 प्रश्न ऐड किए क्योंकि पूछ सकता है। अभी देखिए प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 8 तक आपको एक वाक्य में पूछेगा। एक वाक्य में आपको सूरदास और कबीरदास पूछेगा, कविता पाठ से पूछेगा, मुहावरे का भी अर्थ पूछेगा, लोकोक्ति का भी अर्थ पूछेगा। तो पहले हम ये 2 देख लेते हैं, उसके बाद हम मुहावरे व लोकोक्ति देखते हैं। सबसे पहले हम एक वाक्य देखते हैं। बहुत सारे मैंने एक वाक्य लिखे, कविबद्ध मैंने लिखे तो है, कितने लिखे? 38 एक वाक्य। कितने? 38 एक वाक्य मैंने लिखे हैं। 38 एक वाक्य पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि सूरदास के एक प्रामाणिक कार्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तो सूरदास के कार्य ग्रंथ का नाम क्या है? सूर सागर है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किनकी क्रोधाग्नि बढ़ गई? तो मुनि परशुराम की बढ़ गई। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कौन सा खेल खेलती थी? तो तलवार व बर्छी के कटार के साथ खेलती थी। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया है? मानसिक अनुशासन बताया है। देखिए इसमें जो है मैंने जो आपका मॉडल पेपर था उस मॉडल पेपर को मैंने इसमें जोड़ा हुआ है, उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, ठीक है ना।
सूर्यदास किस आचार्य से दीक्षित हुए थे? तो वल्लभ संप्रदाय के आचार्य वल्लभ से, ठीक है ना। प्रसंग के गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो महर्षि विश्वामित्र के लिए। कवि निराला की प्रमुख कृतियों के नाम लिखे तो अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, ये सब जो है कवि निराला ने लिखे हुए हैं। कोई दो बातें बताइए जो हमें गाड़ी चलाते समय नहीं करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अल्कोहल पी के हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, फोन पे बात करते समय हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आप खुद समझदार है कि भाई जो ट्रैफिक के विषय में, जो गाड़ी के विषय में, जो सड़क सुरक्षा के विषय में प्रश्न पूछते हैं, आप तो अपने मन से लिख सकते हो यार, ठीक है ना। चिंता और चिता में क्या अंतर है? तो चिंता व्यक्ति के हृदय को जलाकर उसके मौलिक गुणों को दबा देती है। जो चिंता है ना, वो व्यक्ति के हृदय को जलाकर उसके मौलिक गुणों को दबा देती है, जबकि जो चिता है ना, वो शरीर को ही भस्म कर देती है। रुक्मणी ने किसे पत्र लिखकर भेजा? तो एक ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण को भेजा था। उसके बाद जो है कृष्ण और रुक्मणी की शादी हुई थी, आपको पता ही होगा। सूर्यदास की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तो संघ भाव की मानी जाती है। लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर और भक्त और गाय पर जो है, गाय है यहाँ पे, गाय, ठीक है, गाय लिखा है, गाय है यहाँ पे, आप समझ लीजिएगा। भक्त और गाय पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती। ईश्वर की दया का प्रचार कहाँ देखा जाता है? तो विशाल समुद्र में तथा उसमें पलने वाले जीवों में। कभी इतना बड़ा समुद्र है और उसमें भी छोटे छोटे जीव जो है पल रहे हैं, ये किसकी दया है? ईश्वर की दया का ही प्रचार है। ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद का है, ईदगाह कहानी में किसका चित्रण किया गया है? तो ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में ग्रामीण मुस्लिम जीवन का चित्रण किया गया। बहुत ही सुंदरता के साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका चित्रण किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से कन्याकुमारी का क्या महत्व है? तो स्वामी विवेकानंद की समाधि वाली आखिरी चट्टान तथा दार्शनिक चिंतन का स्थान होने से कन्याकुमारी का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? महत्व है। कन्याकुमारी में किन 3 महासागरों का संगम होता है? तो अरब सागर का होता है, हिंद महासागर का होता है, बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है किसमें? कन्याकुमारी में। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों बताया है, क्या बताया है? तो आपसी होड़ अथवा प्रतिस्पर्धा को ईर्ष्या का वरदान बताया है। बहिनी छबीली का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसने क्या किया था? तो लक्ष्मीबाई के लिए बहनी सबीली का जो है प्रयोग शब्द किया गया है, और उन्होंने क्या? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। कवि नागार्जुन की किन्हीं 3 कृतियों के नाम लिखा बताइए। तो युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, ये जो है कवि नागार्जुन की 3 कृतियां है। आप और भी है तो आप अन्य भी लिख सकते हो, ये नहीं कि यही लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले साल के पेपरों से निकाले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने मन से भी बनाए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, सीरियस लेके पढ़िएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप जो पढ़ रहे हो वो इसी में से आएगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि आप जो पढ़ेंगे ना, थोड़ा मैंने जो ये दिया है, जो मैं आपको पीपीटी दूंगा नीचे, आप उससे थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा इस पे जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए, आप थोड़ा इसको जोर लगा के पढ़िएगा। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मैंने बताया है, जो मैं आपको दे रहा हूं ये पीडीएफ, इसको आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो टोटली 38 क्वेश्चंस है। इस 38 क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा कि नागार्जुन का कवि का परिचय दीजिए, महादेवी का परिचय दीजिए। इसमें आपको जो है 1-1, 2-2 लाइन का ही परिचय देना है। हालांकि आप बड़ा लंबा चौड़ा याद कीजिए, क्योंकि वो आपको बड़े बड़े प्रश्न में काम आएगा, लेकिन जो है आपको छोटे छोटे ही याद करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक वाक्य में आपको 1 से 2 लाइन में ही लिखने। अभी आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति पे। देखिए मैंने यहाँ पे जो है 14 मुहावरे लिखे हैं। आप इनमें से कोई एक आधे तो फंस ही जाएगा, एग्जाम में लिख के दे रहा हूं। और जो है लोकोक्ति भी मैंने 9 दी हुई है, तो इनमें से भी कोई एक आधी तो फंस ही जाएगी। तो आप ये पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा है। देखिए जैसे कि बाल की खाल निकलना, खल हो गया, खाल निकलना होता है, ठीक है ना। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नुकाचीनी करना या मिनमेख निकालना। सिर धुनना, मुहावरे का अर्थ लिखे तो परेशानी प्रकट करना। कुम्हड़ बतिया होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एकदम कमजोर होना। आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सत्कार करना। तूती बोलना, तो खूब प्रभावित होना, ठीक है। बाजी मारना, तो किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीतना। पहाड़ टूटना, तो विपत्ति में पड़ना। आस्तीन का सांप होना, तो महान धोखेबाज होना। देखिए यहाँ पे जो आपको है मुहावरे का अर्थ एक वाक्य में पूछा जाएगा, लेकिन इसके आगे जब 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, उसमें जो है मुहावरे का अर्थ जो है, अर्थ तो पूछा ही जाएगा, उसके साथ उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग भी पूछा जाएगा। तो आपको वाक्य प्रयोग कैसे करना है? तो आस्तीन का सांप होना क्या है? महान धोखेबाज है। तो आप ऐसा लिख सकते हो। आप कोई भी अपने मन से लगाइए कि मैंने अपने दोस्त की इतनी सहायता की, लेकिन उसने मेरे ही साथ धोखा किया, वो तो आस्तीन का सांप निकला, ठीक है ना। आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि विभीषण जो था रावण का बड़ा भाई होने के नाते हमेशा रावण उसको अपने से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अंत में विभीषण जो है वो
आस्तीन का सांप निकला, है कि नहीं। आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बनाइए, है कि नहीं। तो आसमान सिर पर उठाना, खोखली, ये जो है ये 8 से लेके 14 तक आपको खुद ही करने हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट होता है, आप मुझे टेलीग्राम पर बिंदास पूछ सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर लोकोक्ति लिखी है, आपको लोकोक्ति जो है 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें लोकोक्ति के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ आपको लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग भी पूछा जाएगा। तो पहला क्या है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लोकोक्ति का अर्थ समझाइए। तो दूसरों को उपदेश देना और आसान समझना, मतलब दूसरों का पर उपदेश कुशल बहुतेरे, भाई हम दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान समझते हैं, लेकिन उसी उपदेश को हम अपने ऊपर ले तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, है कि नहीं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। डूबते को तिनके का सहारा, तो मुसीबत में थोड़ी सी भी सहायता का मिलना बहुत होता है। छोटा मुंह बड़ी बात, तो हैसियत से अधिक बातें करना। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, तो दिखावटी विरोध प्रदर्शन करना, है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको जो है एक वाक्य, मतलब यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का पूछेगा तो उसमें आपको सिर्फ अर्थ लिखना है। अगर आपको 2 मार्क्स का पूछे तो उसमें आपको अर्थ के साथ जो है वाक्य प्रयोग भी करना है। तो देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करना है, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, मतलब दिखावटी विरोध प्रदर्शन प्रकट करना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आजकल के जो नेता है वो खुद भ्रष्टाचारी होने के बावजूद भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, है कि नहीं। अंधेर नगरी में चौपट बाजा, छठ मंगनी पट ब्याह, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। ये 3-4 जो है आप खुद से कीजिए, नहीं आए तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछिए, हम आपको वहां पे बिंदास बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको वित्त स्थान पूछेगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछेगा, 3 मार्क्स का आपको वित्त स्थान पूछेगा। तो वित्त स्थान क्या, देखिए मृदुल वसंत जीवन के यौवन पड़ाव का प्रतीक है। देखिए आपको वित्त स्थान जो है आपको पाठ पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको उतना दिया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप इसी में से पढ़ के जाइए, इसी में से आएगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि आप जो पढ़ रहे हो ये वाला थोड़ा ज्यादा पढ़िए, हो सकता है इसमें से आपको पूछ दे आ जाए, क्योंकि ये बड़े जो है मैंने बड़े मेहनत से निकाले, बड़े चिन्हित करके निकाले हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से मैंने निकाले हैं, ठीक है ना। तो ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है, निंदा है। सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि क्या है, कन्याकुमारी है। यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। असीम उपवन के तुम हो, माली धरा बराबर बता रही है। दुख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है। मुनि मुनि बसंत लखन मुस्काने, चिंता को लोग चिता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये देखिए ये यहाँ पे जो है 20 मार्क्स का सब कुछ देख लिया। कितना, 20 मार्क्स का। मैंने आपको इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे लिखना है। देखिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हिंदी में आप किस ट्रिक का उपयोग कीजिए, क्या कीजिए, वो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकता, है कि नहीं। तो अभी मैं आपको एक बार मॉड्यूल पेपर की झलक दिखा देता हूं कि मॉड्यूल पेपर में आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी हम देखते हैं मॉड्यूल पेपर। देखिए यहाँ पे जो है मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है, आपसे सीधा पूछे कि मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। तो मृगनयनी, मृग के समान नयन, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आपको सीधी सी बात है। बेखबर में कौन सा समास है, बेखबर। बे मतलब 2 आया आगे, है कि नहीं। 2 आया, 2 से क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, है कि नहीं। बेखबर, बेखबर से आप अविभाव समास भी हो सकता है। तो दोनों समास जो है होगा, दोनों में से कोई एक होगा, बट दोनों भी हो सकता है कि नहीं। जिस समास का पहला पद संख्यात्मक होता है उसे क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। घनश्याम, घन श्याम, घन का श्याम कौन सा समास है, सीधी सी बात है, घन श्याम। घनश्याम में कौन सा समास है कि घन श्याम। घन मतलब बादल, श्याम मतलब कृष्ण भगवान का नाम है श्याम। घनश्याम किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। तो घन मतलब बादल, तो श्याम जो है बादल के समान है। तो पहला पद जो है दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए प्रदर्शनी, गोपीनीत क्या है, आपको मैंने बता ही दिया सब कुछ है। तो ये सब मैंने आप पर लिखा ही दिया था, ये सब कैसे है, ठीक है ना। कि कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये सब मैंने आपको उस पीपीटी में बताया है, आप देख लीजिए उसको। वापस से बताऊंगा, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 2 से 8 के अंग भाव जो है, ये आप पे 2 से 8 तक 7 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और ये 7 प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए देखिए, जैसे कि सूर्यदास के प्रामाणिक कार्य ग्रंथ का नाम लेके जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि नहीं। और ये 3 जो है मैंने आपको खाली जगह भी बताई दी है। मुझे इस मॉड्यूल पेपर में मुख्यतः ये बताना है कि समास को है किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है, समास को कैसे पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज जो है वो एक वाक्य में भूल रहा हूं। यहाँ पे अगर आप एक वाक्य देखेंगे तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए, है कि नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतवे लोकोक्ति का अर्थ, तो यहाँ पे से आपको अर्थ बताना है। अर्थ बताने का आपको मिलेगा 1 मार्क्स। अगर अर्थ के साथ पूछ ले क्या, अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग भी कीजिए तो मिलेगा 2 मार्क्स। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी भाई याद नहीं होती। अबे भाई साहब, हिंदी याद करने की चीज नहीं है, हिंदी तो दिल से समझने की चीज है। हिंदी तो एक बार दिल में बस जाती है, फिर निकलने का नाम नहीं लेती, वो हिंदी है। आप अगर हिंदी को संजीव पासबुक से या किसी भी गाइड से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको सिर्फ याद होगा, वो भी एग्जाम तक रहेगा, लेकिन वो भी आप बीच में भूल जाओगे। मतलब जो आप चाहते हो हिंदी में वो नहीं कर पाओगे। अगर हिंदी को ठीक से समझना है, अगर हिंदी को ठीक से अपने दिमाग में याद रखना है और जन्मों जन्म तक याद रखना है, तो उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी। आपकी जो हिंदी की बुक है चिट्टीज, उस बुक को लीजिए और उस बुक के एक एक पाठ को, एक एक कविता को पढ़िए। पाठ को दिल से पढ़िए, कविता को दिल से मुंह से अच्छे से गा के पढ़िए। हालांकि आपकी आवाज सुरीली हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, कविता को गा के पढ़िए, कविता आपके दिल में बस जाएगी। और जो पाठ है अगर आप उसको ध्यान से बड़े अच्छे से मन लगा के कविता की तरह पढ़ोगे ना, जो कविता होती है ना, कविता या फिर जो कहानी होती है कहानी की तरह पढ़ोगे ना, तो मेरा विश्वास मानिए वो पाठ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार आपको पाठ समझ में आ गया ना, तो फिर आपको किसी भी गाइड, किसी भी पासबुक की तरफ जाके मुंह उठाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सामने क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चंस को देखेंगे और सीधा उस कविता या उस पाठ में से, उस कहानी में से सीधा आप जवाब दे पाओगे। आप जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे को वापस नए वीडियो के साथ, नए पेपर, नए खंड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।